हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय आप लोगों के साथ परीक्षा मंथन करेंट अफेयर सीरीज के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस कर रहा हूं। और लास्ट वीडियो में हमने परीक्षा मंथन करेंट अफेयर का नेशनल और इंटरनेशनल इन दो सेक्शन को हमने कवर किया था। आज इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज की इस वीडियो में 3 आगे सेक्शन को कवर किया जाएगा, जिनमें पहला सेक्शन होगा वह इकोनॉमिक सेक्शन होगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें। तो आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ है, आप लोग अच्छे से देखेंगे। पहला है, हाल ही में आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस ग्रुप में शामिल हुआ है। प्रोजेक्ट नेक्सस में आरबीआई हाल ही में शामिल हुआ है। जो प्रोजेक्ट नेक्सस है वह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इनोवेशन हब परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, अगर इसके बारे में देखा जाए तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS, इसकी स्थापना 17 मई 1930 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब आइए, आरबीआई चूंकि प्रोजेक्ट नेक्सस ग्रुप में शामिल हुआ है तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है और प्रोजेक्ट नेक्सस में अन्य कौन कौन से देश शामिल हैं। तो प्रोजेक्ट नेक्सस घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़कर सीमा पार तत्काल खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, इसके जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक 60 सेकंड के भीतर यानी कि विदिन 60 सेकंड सीमा पार भुगतान संभव है। यानी कि पेमेंट को भेजने वाला और पेमेंट को रिसीव करने वाला, इन दोनों के बीच का अंतराल जो है यानी कि 60 सेकंड के अंदर अंदर पेमेंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल देश देखें तो हाल ही में तो भारत का आरबीआई शामिल हो गया है। भारत के अलावा मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि कुल मिलाकर प्रोजेक्ट नेक्सस में अभी 5 मेंबर हैं, भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, तो यह हो गया प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में। हाल ही में आरबीआई प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है। देखिए, करंट अफेयर सेक्शन के तहत आप सभी से स्टेटमेंट वाइज प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ें तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें ताकि आप एग्जामिनेशन में कंफ्यूज ना हो। अगला है वित्तीय समावेशन सूचकांक 2024। जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है और इसी के साथ वर्तमान समय में नवरत्न कंपनियों की जो संख्या है वह टोटल 40 हो चुकी है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। अगला है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? FAO के द्वारा जारी की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट FAO के द्वारा। इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत, इस रिपोर्ट में जिसकी चर्चा की गई है वह यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और अन्य जो देश भारत से आगे हैं उनमें नंबर 1 पे चीन और नंबर 2 पे इंडोनेशिया है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश अगर पूछा जाएगा तो वह है चाइना और दूसरा नंबर पे आता है इंडोनेशिया और भारत विश्व में, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ठीक है, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। देखिए, मछली उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, लेकिन जलीय कृषि में देखा जाए तो जलीय कृषि में चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है। तो आप लोग याद रखेंगे, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर रिपोर्ट FAO के द्वारा। अगला है नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बना है। अन्य जो जहां पे भारत का निर्यात है वह है USA नंबर 1 पे, UAE नंबर 2 पे और निर्यात गंतव्य जो है नीदरलैंड तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो USA UAE के बाद आएगा नीदरलैंड। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने, देखिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मांगा है। ठीक है, यहाँ पे कई चीज़ों को समझना आवश्यक है। आरबीआई के द्वारा ब्रिटेन से 100 टन सोना को हाल ही में वापस मांगा गया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास
कुल 822.1 टन सोना था। ठीक है, मार्च 2022 के अंत तक, यानी कि 31 मार्च 2022 नहीं, मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था। इनमें से 413.8 टन सोना जो है वह विदेशों में जमा था, और इन्हीं विदेशों में जमा सोना से ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मांगा गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहां और कितना सोना रखना है, यह फैसला आरबीआई तैयार करती है, आरबीआई डिसाइड करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किस देश में हमारा कितना सोना रखा जाएगा यह निर्धारित करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को। ठीक है, और मार्च 2024 के अंत तक पूरे, अगर भारत के बाहर देखा जाए तो 822.1 टन सोना दूसरे देशों में रखा हुआ था। आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिनमें से दूसरे देशों के पास 413.8 टन सोना था। ठीक है, ब्रिटेन का बैंक ऑफ इंग्लैंड परंपरागत रूप से कई केंद्रीय बैंकों के लिए सोने का भंडार गृह है। गोल्ड रिजर्व में अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत 9वें स्थान पर है। तो इन सभी डेटा को आप लोग याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश से 100 टन सोना को वापस मांगा है? ब्रिटेन को। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी देश में कितना सोना रखना, इसका निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे आरबीआई के द्वारा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, अगला है प्रवाह पोर्टल। काफी महत्वपूर्ण है प्रवाह पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च की गई है प्रवाह पोर्टल? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला है वर्ष 2024 में चाइना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? चाइना। चाइना के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार कितना है? 118.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, चाइना के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि चाइना और भारत के साथ आयात निर्यात जो लेन देन है वह 118.4 बिलियन डॉलर का है। वहीं यूएसए के साथ देखा जाए, थोड़ा सा दोनों के बीच गैप है, यूएसए के साथ 118.3 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो चाइना के साथ 118.4 बिलियन डॉलर, और यूएसए के साथ 118.3 बिलियन डॉलर। अगर वित्तीय वर्ष में चाइना के साथ व्यापार देखा जाए तो आयात में 3.27% की वृद्धि हुई है, वहीं निर्यात में 8.7% की वृद्धि हुई है। कुल आयात 101.7 बिलियन डॉलर है और कुल निर्यात चाइना के साथ 16.67 बिलियन डॉलर है, और टोटल कितना हो गया? 118.4 बिलियन डॉलर चाइना के साथ। अगला है यूएसए के साथ। तो अगर यूएसए के साथ देखा जाए तो यूएसए के साथ टोटल हमने कितना बताया? 118.3 बिलियन डॉलर। तो यूएसए के साथ आयात में 20% की गिरावट आई है और निर्यात में 1.32% की गिरावट आई है। चाइना के साथ आयात निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर यूएसए के साथ देखेंगे तो आयात निर्यात दोनों में कमी और गिरावट देखने को मिली है। यूएसए के साथ आयात 40.8 अरब डॉलर का है और निर्यात 77.5 बिलियन डॉलर का है। ये बिलियन डॉलर होगा, अरब डॉलर नहीं। ठीक है, तो इसे आप लोग डेटा को याद रखेंगे। चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। किससे इसने पीछे छोड़ा? तो अमेरिका पहले था। पहले भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश अमेरिका था। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चाइना नंबर 1 पे आ गया। अंकटाड के द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5% रहने की संभावना है। यानी कि अंकटाड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.5% रहने की संभावना है। ये अंकटाड के अनुसार है 6.5%। अगर आईएमएफ पूछेगा तो आईएमएफ के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.8% रहने का अनुमान है। अंकटाड की जो स्थापना है 1664 में हुई थी और उसका मुख्यालय अंकटाड का कहां पर है? जेनेवा में। वहीं अगर आईएमएफ के बारे में देखा जाए तो आईएमएफ वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में 190 इसके सदस्य देश हैं। मूडीज के अनुसार विकास दर 6.6% रहने की संभावना है। तो आप लोग याद रखेंगे सीक्वेंस में अंकटाड सबसे पहले याद रखिए। अंकटाड के अनुसार क्या है? ग्रोथ रेट 6.5%। उसके बाद मूडीज आता है, मूडीज के अनुसार 6.6%, और उसके बाद आता है आईएमएफ के अनुसार विकास दर 6.8%। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है
WTO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। ठीक है, डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का कैमा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत, तो चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है, सबसे पहले यह समझिए। यूनिकॉर्न का मतलब हो गया वैसे कंपनी जिसका जो आकार है वित्तीय पूंजी $1 बिलियन से ज़्यादा का हो, वह यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाएगा, $1 बिलियन से प्लस। और अगर हमारा अपने इकोनॉमी सेक्शन का MCQ जो हमने टेरसरी डिस्कस किया था MCQ हिल पब्लिकेशन का, उसमें हमने बताया था यूनिकॉर्न के साथ साथ कई इसी से मिलता जुलता कई कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी हमने आपको बताया था, उससे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहा जाएगा, $1 बिलियन प्लस इसका निवेश होना चाहिए। तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है वह हुरुन इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है। इसमें कहा गया है कि भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। पहले नंबर पे USA है और दूसरे नंबर पे चाइना है और इंडिया तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। पहले नंबर पे USA और दूसरे नंबर पे चाइना है। 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न था, 2022 में 68 यूनिकॉर्न था, यानी कि 2022 की तुलना में 2023 में गिरावट आई है। ठीक है, 2022 में 68 यूनिकॉर्न था और 2023 में 67 यूनिकॉर्न था। स्विगी और ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न हैं। ठीक है, तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आप लोग याद रखेंगे। नंबर 1 सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कहाँ पे है, नंबर 1 पे है USA, दूसरे नंबर पे आता है चाइना और तीसरे नंबर पे आता है हमारा देश इंडिया। ठीक है, अगला है SBI ने MSME क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया MSME डिजिटल बिजनेस लोन नामक नई स्कीम को लॉन्च की है। तो MSME डिजिटल बिजनेस लोन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो SBI के द्वारा। किस लिए लॉन्च की गई है, तो MSME क्षेत्र से यह संबंधित है। यह स्कीम SBI को 45 मिनट के अंदर अंदर MSME के ऋण अनुरोधों को मंजूरी देने में सक्षम बनाएगा। यानी कि SBI ने हालिया में जो MSME डिजिटल बिजनेस लोन नामक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है, इसके तहत 45 मिनट के अंदर MSME के सभी ऋण अनुरोधों को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, MSME डिजिटल बिजनेस लोन SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरे वर्ष पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के द्वारा वित्त वर्ष 23-24 के लिए अटल पेंशन योजना पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना पुरस्कार लगातार दूसरे वर्ष किसने जीता, बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। हाल ही में RBI ने सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो आप लोग याद रखेंगे, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस RBI ने हाल ही में रद्द किया है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो यह था इकोनॉमी सेक्शन। इकोनॉमी के बाद दूसरा सेक्शन है विधिक परिदृश्य। विधिक परिदृश्य में हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण जजमेंट आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल जो न्यूज़ में रहा है उसे हम लोग देखेंगे, और कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक अगर सरकार के द्वारा पारित की गई है तो उसे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप सभी अवगत होंगे, 3 नए आपराधिक कानून। इन 3 नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 ईस्वी से प्रभावी घोषित किया गया है। जो 3 नए आपराधिक कानून हैं उनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों शामिल हैं। इन तीनों ने, भारतीय न्याय संहिता ने IPC 1860 का स्थान लिया है, BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने CRPC अधिनियम 1973 का स्थान लिया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लिया है। ठीक है, इन 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 25 दिसंबर 2023 को मंजूरी प्रदान की गई थी। तो मंजूरी कब प्रदान की गई राष्ट्रपति की, तो 25 दिसंबर 2023 को। अगला है जो भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 धाराएं हैं, वहीं इंडियन पिनल कोड में टोटल 511 धाराएं थी। कब आया था इंडियन पिनल कोड, 1860 ईस्वी में। इसमें 511 धाराएं थी, और जब भारतीय न्याय संहिता बना तो उन 511 धाराओं में से कई को निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है, कई को दूसरों में मर्ज कर दिया गया है, कई को हटा दिया गया जो अप्रासंगिक थे। तो टोटल अभी वर्तमान समय में 358 धाराएं हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अभी 5
331 धाराएं हैं और सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 167 धाराएं थी। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ समितियां को देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। जैसे मलिमत समिति, मलिमत समिति का गठन किया गया था आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए। जस्टिस वर्मा समिति 2013 में गठित की गई थी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की त्वरित सुनवाई के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है रणवीर समिति। रणवीर समिति का गठन आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए की गई थी। कौन कौन 3 संहिता? आईपीसी 1860, इसके बाद आता है सीआरपीसी 1873, उसके बाद आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1870। ये यहाँ पे 1870 है इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो इन तीनों की समीक्षा के लिए रणवीर सिंह समिति का गठन किया गया 2020 ईस्वी में। इन तीनों जो आपराधिक कानून है, इन तीनों की समीक्षा की और इसी समीक्षा के पश्चात नए 3 आपराधिक कानून बनाए गए, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम। अगला है दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023 जो है 26 जून 2024 से लागू है। अभी हमने तीनों आपराधिक कानून को देखा, अब तीनों आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू है और दूरसंचार अधिनियम जो है 26 जून 2024 से लागू है, जस्ट इसके 5 दिन पहले। ठीक है, तो 26 जून 2024 से लागू है दूरसंचार अधिनियम 2023। इस अधिनियम ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 को निरस्त किया है। दूरसंचार अधिनियम 2023 जिसे 26 जून 2024 से लागू किया गया है, इस अधिनियम को 24 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। तो आप लोग याद रखेंगे 25 दिसंबर को अभी हमने बताया तीनों आपराधिक कानून को मंजूरी प्रदान की गई और जस्ट इसके एक दिन पूर्व 24 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की है और यह लागू कब हुआ? 26 जून 2024 से। अगला है डाकघर अधिनियम 2023। डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 से लागू है। 26 जून को लागू हुआ दूरसंचार अधिनियम, 18 जून को लागू कर दिया गया था डाकघर अधिनियम। मंजूरी कैसे प्रदान की गई? तो देखिए यहाँ पर है 24 दिसंबर को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली डाकघर अधिनियम की। अभी हमने क्या बताया था इसमें? दूरसंचार अधिनियम में 26 जून को दूरसंचार अधिनियम की मंजूरी मिली, 25 जून को अब इसकी 25 दिसंबर को मंजूरी मिली थी तीनों आपराधिक कानून की। देखिए यहाँ पे 25 दिसंबर 2023 को इसकी मंजूरी मिली थी 3 नए आपराधिक कानून का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए दूरसंचार अधिनियम 26 जून 2024 से लागू हुआ है लेकिन मंजूरी 24 दिसंबर को मिला था। ठीक है, और 25 दिसंबर को मिला था तीनों आपराधिक कानून की, और डाकघर अधिनियम को भी 24 दिसंबर को ही मंजूरी मिल गया। यानी कि 24 दिसंबर 2023 को डाकघर अधिनियम और दूरसंचार अधिनियम इन दोनों को मंजूरी मिली और 25 दिसंबर को 3 नए आपराधिक कानून के राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, तो एक सिलसिलेवार रूप में आप लोग सभी को याद रखेंगे। यह डाकघर अधिनियम 1898 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, अगला है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024। यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। मंत्रालय का नाम महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा या फिर भारतीय संसद के द्वारा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया गया। यह किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया, किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया था इसकी फॉर्मेटिंग? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा 21 जून 2024 से यह प्रभावी है और 13 फरवरी 2024 को माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला है हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ नामक सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मई 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बीबी नागरत्ना और जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्णय दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। ठीक है, देखिए इसके पहले जो है वह सायरा बानो का मामला इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, शाहबानो का मामला इसी से जुड़ा हुआ है। उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तलाकशुदा महिलाओं को मासिक भत्ता जो है देने की बात कही गई थी, लेकिन काफ़ी उसका
पुरजोर विरोध हुआ तो फिर 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के द्वारा इस निर्णय को पलट दिया गया था और पुनः एक बार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बीबी नागरत्ना और जॉर्ज मसीह की पीठ ने निर्णय दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को CRPC की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांगने का पूर्ण अधिकार है। अगला है चर्चा में रहा डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और कई दिनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम से डिजिटल हाउस अरेस्ट से जुड़ी हुई कई सारी साइबर क्राइम की घटनाएं हमें न्यूज़ में देखने को मिली है। तो डिजिटल हाउस अरेस्ट क्या है? यह साइबर क्राइम का एक नया तरीका है जिसमें स्कैमर्स पीड़ित को वीडियो कॉल पर डरा धमकाकर घर पर ही कैद कर लेता है और इतना परेशान करते हैं कि वह पैसा यानी कि पीड़ित व्यक्ति पैसा देने पर मजबूर कर देता है। तो डिजिटल हाउस अरेस्ट, इसमें देखिए कोई पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति जो है वह जो अपराधी की चंगुल में पूरी तरीके से फंस जाता है। वीडियो कॉल उसके माध्यम से वह फंसा हुआ रहता है और घर में ही कैद कर दिया जाता है। घर से बाहर वह जा नहीं पाता है क्योंकि अपराधियों के द्वारा उससे डराया धमकाया जाता है और इस दौरान समय समय पर उससे अवैध वसूली की जाती है और उससे डिमांड की जाती है कि आप इतना पैसा दो, आप इतना पैसा दो। इस तरीके से या साइबर क्राइम की घटना घटित होती है। तो डिजिटल हाउस अरेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारी ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में हमें देखने को मिली है। हाल ही में किस राज्य में शैडो कैबिनेट का गठन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शैडो कैबिनेट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। शैडो कैबिनेट, ठीक है, पॉलिटी में शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। शैडो कैबिनेट के क्या फायदे हैं, क्या नफा नुकसान है, संसदीय पार्लियामेंट में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। तो हाल ही में उड़ीसा में शैडो कैबिनेट का गठन किया गया है। उड़ीसा में अभी जो चुनाव आए हैं उसके बाद बीजेपी ने वहाँ पर सरकार बनाई और जो पहले से सत्तारूढ़ बीजेडी थी, वह बीजू जनता दल, उसने वह विपक्ष में है और उसी के 50 विधायक इसमें शैडो कैबिनेट में शामिल हैं। शैडो कैबिनेट क्या है उसे समझिए। शैडो कैबिनेट में विपक्षी विधायक या सांसद शामिल होते हैं जो सरकार के मंत्रियों के विभागों को दर्शाते हैं। विपक्ष के नेता के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों की निगरानी तथा आलोचना करता है, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से सरकार का गठन किया जाता है और इसमें कई विधायक शामिल होकर वे मंत्री बनते हैं, उसी प्रकार से इसी तर्ज पर विपक्षी दलों के द्वारा शैडो कैबिनेट का गठन किया जाता है और शैडो कैबिनेट में विपक्ष का जो नेता होता है उसी के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट का गठन किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एक को जिम्मेवारी बांट दी जाती है कि ये जो 2 विधायक होंगे वह गृह मंत्री के जो काम है उस पर निगरानी रखेंगे, अन्य जो 2 विधायक होंगे वे स्वच्छता मंत्रालय के काम की निगरानी रखेंगे, अन्य जो 2 विधायक होंगे वे स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य की निगरानी रखेंगे। यानी कि सरकार का पैरेलल, एक तरह से वैकल्पिक सरकार जो कहते हैं, सरकार के पैरेलल खुद को विपक्षी दल खड़ा रखते हैं एक सरकार के विकल्प के रूप में और उनकी निगरानी करते हैं हर एक मंत्रालय की। यह होता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का देखिए अगर हिंदी अगर आप नाम देखेंगे तो कैबिनेट की छाया, शैडो मतलब छाया, तो कैबिनेट का ही एक छाया होती है जिसमें हर एक विधायक को जिम्मेवारी बांट दी जाती है कि आप इस विधायक के काम पर, इस मंत्री के काम पर आप निगरानी रखेंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल 341 काफ़ी महत्वपूर्ण है और न्यूज में रहा है। हमने टेलीग्राम पे भी आप सभी को सूचना दिया था कि आर्टिकल 341 आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आर्टिकल 341 न्यूज में क्यों रहा है और क्या है आर्टिकल 341? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। यानी कि आर्टिकल 341 के तहत राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि शेड्यूल कास्ट की जो सूची में कोई शामिल जाति है उसको हटाए या फिर अन्य जाति को इसमें शामिल करे। कुल मिलाकर यही आर्टिकल 341 है। आखिर सवाल है कि यह चर्चा में क्यों रहा है? तो बिहार में तांत्रिक तत्वा जाति को ईबीसी की सूची से हटाकर 1 जुलाई 2015 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के आधार पर एससी में विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, अभी हमने बताया कि आर्टिकल 341 में क्या कहा गया है कि राज्य सरकार न तो किसी जाति को एससी में शामिल कर सकती है और न ही किसी जाति को एससी से बाहर कर सकती है। यह अधिकार राज्यों को दिया गया नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने 2015 ईस्वी में
तांती तत्वा जाति को ईबीसी की सूची से हटाकर एससी में शामिल कर दिया, जबकि आर्टिकल 341 में कहा गया है कि कोई भी राज्य शेड्यूल कास्ट में नए जाति को ऐड नहीं कर सकती है, राज्य का यह अधिकार नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा किया, तो इसे ही रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नोटिफिकेशन को, और कहा गया कि आने वाले समय में राज्य सरकार इसका ध्यान रखे और राज्य सरकार का यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अब दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 341 और आर्टिकल 341 क्लॉज 1, आर्टिकल 341 क्लॉज 2। आर्टिकल 341 क्लॉज 1 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में शेड्यूल कास्ट निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। हाँ, अगर किसी राज्य के शेड्यूल कास्ट को सूची में शामिल किया जाता है तो वह उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकते हैं। 341 क्लॉज 2 संसद को इस सूची को संशोधित करने का अधिकार देता है और इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संविधान संशोधन इसके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसे ही नोटिफिकेशन के जरिए कर दिया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। तो हमने आर्थिकी को देखा और विभिन्न लीगल एस्पेक्ट जो भी महत्वपूर्ण न्यूज में रहे हैं उसे हमने कवर किया। अब आइए कुछ राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, पहल और अभियान, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल, यह जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे, स्वच्छता मंत्रालय भी आपके ध्यान में आ सकता है, और यहाँ पे देखेंगे आप बीमारी भगाओ तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी ध्यान में आ जाएगा आपका, लेकिन सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ पहल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के बीच में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत इसे लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने, कौन से दो सरकारों ने, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 72,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना पर समझौता किया, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने 72,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना पर समझौता किया है, ठीक है। अन्य प्रमुख अगर हम परियोजना देखें, इन दोनों राज्य का नाम आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अन्य प्रमुख परियोजना अगर देखें तो दमन गंगा नदी जोड़ो परियोजना, इसे पिंजल लिंक परियोजना भी कहा जाता है। दमन गंगा नदी जोड़ो परियोजना के तहत दमन गंगा नदी को पिंजल नदी से जोड़ना इसका लक्ष्य है। परतापी नदी जोड़ो परियोजना, जिसे नर्मदा लिंक परियोजना भी कहा जाता है, यह गुजरात और महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, पार्वती काली सिंध चंबल अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना किन दो राज्यों पर अवस्थित है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। अगला है OWOT अभियान, 1 वीक 1 थीम, ओ से 1 वीक 1 थीम अभियान, ठीक है। यह बेसिकली केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। CSIR के तहत प्रारंभ इस अभियान का उद्देश्य सभी के लिए नवाचार को समावेशी बनाना है। तो 1 वीक 1 थीम, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। अगला है निजुत मोइना अभियान, काफ़ी न्यूज़ में रहा है निजुत मोइना अभियान। जो निजुत मोइना अभियान है वह असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है 10th के बाद समग्र सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना एवं बाल विवाह को समाप्त करना। निजुत मोइना अभियान किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो असम सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला है बैंक क्लिनिक अभियान। बैंक क्लिनिक अभियान अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा लॉन्च किया गया है। बॉम्बी बकेट अभियान, काफ़ी न्यूज़ में रहा था बॉम्बी बकेट अभियान। जो बॉम्बी बकेट अभियान जो है वह भारतीय वायुसेना के द्वारा नैनीताल उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था बॉम्बी बकेट अभियान। इसे ऑपरेशन बॉम्बी बकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट क्या है, तो भारतीय वायुसेना के द्वारा उत्तराखंड नैनीताल के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए इसमें हेलीकॉप्टर से जंगल में पानी की छिड़काव की जा रही थी, ठीक है। MV-17-5 जो है MI-17V5 रॉकेट का हेलीकॉप्टर का इसमें यूज किया गया है। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है।
अगला है ECI का यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दो महत्वपूर्ण अभियान हैं, टर्निंग 18 और यू आर द वन। इन दो अभियानों का नाम याद रखेंगे, यू आर द वन अभियान और टर्निंग 18 अभियान। ये बेसिकली युवा और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ECI के द्वारा लॉन्च किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान काफी महत्वपूर्ण है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत कब की गई? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी कि 5 जून को। किसके द्वारा की गई? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल के पेड़ का माननीय प्रधानमंत्री ने पौधा लगाया था, ठीक है, और इसी के साथ उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। मातृभूमि अर्पण योजना, मातृभूमि अर्पण योजना जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। और अंतिम आज का है डिजिटल शक्ति 5.0। डिजिटल शक्ति जो अभियान है राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल शक्ति, शक्ति मतलब महिलाएं, तो महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना डिजिटल शक्ति अभियान है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने परीक्षा मंथन करेंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत हमने 3 सेक्शन को डिस्कस किया। कौन कौन से 3 सेक्शन को डिस्कस किया? पहले नंबर पे आर्थिकी, आर्थिक के साथ साथ जो भी लीगल हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए, कोई आर्टिकल अगर न्यूज़ में रहा हो या फिर संसद के द्वारा कोई नियम कानून बनाए गए हो तो उसे हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स को डिस्कस किया जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, विभिन्न राज्यों से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 3 सेक्शन को डिस्कस किया। प्रीवियस हमने नेशनल और इंटरनेशनल, अगर हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, सारे वीडियो लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस वीडियो जो है वह नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित होगा और उसके बाद आज हमने कंटिन्यू किया है। फिर अगले वीडियो में उसे और कंटिन्यू किया जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है और जो भी महत्वपूर्ण मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हो रही है उसके शॉर्ट नोट्स को बनाकर आप सभी के साथ डिस्कस कर दिया जाए, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि यूट्यूब चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @ISPCS सेंटर, इसे आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे कुछ अतिरिक्त इशूज को वहां पे शेयर किया जा रहा है जो कि टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा जाता है। तो आप सभी जगह जितने सोशल मीडिया माध्यम है उन सभी से आप लोग जुड़े रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।